हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे हैं, हेल्दी हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई शानदार तरीके से चल रही है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सेल्फ स्टडी हेल्प चैनल और मैं आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं एक नया वीडियो और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। तो किस चैप्टर की एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं? द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, चैप्टर नंबर 5 ऑफ इंग्लिश बुक कावेरी। तो आइए बिना देर किए इसको हम शुरू करते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर तो बिल्कुल करना मत भूलिए। आइए हम आते हैं पेज नंबर 143 और 144 पे। चेक योर अंडरस्टैंडिंग्स में फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है कि फिल इन द फैक्ट टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन द इंटरव्यू विद डॉक्टर दीपा मलिक, डिस्कस योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। तो यहाँ पे जो फैक्ट टेबल बनाया हुआ है ना, इसमें आपको फिल करना है। पहला जो फैक्ट इसमें यहाँ इसने डाला है वो ये है, डायग्नोज विथ स्पाइनल ट्यूमर एट द एज ऑफ। तो दीपा मलिक जो हैं उनको किस एज में उनका स्पाइनल ट्यूमर जो है कि डायग्नोज हुआ था, उसका पता लगा था। तो इसके सामने वाले कॉलम में हम क्या फिल करेंगे? 29। इन 29 ईयर के एज में उनको सबसे पहले पता चला, डायग्नोज किया गया कि भाई उनको स्पाइन में क्या है, ट्यूमर है। सेकंड क्या है? रिजल्ट ऑफ सर्जरी। उसके बाद उनकी सर्जरी हुई। जब सर्जरी हुई तो उसका रिजल्ट क्या रहा? सर्जरी का रिजल्ट ये रहा कि वो पैरालाइज हो गई, वेस्ट डाउन, कमर के नीचे जितना भी हिस्सा था उनका वो क्या हो गया? पैरालाइज हो गया। नंबर 3 कह रहा है, नेम्ड एज वन ऑफ द 10 मोस्ट इफेक्टिव पैरा एथलीट्स। अब इसमें जो है कि नेम एज वन ऑफ द 10 मोस्ट इफेक्टिव पैरा एथलीट्स बाय। अब इसमें हम लिखेंगे इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी। इसमें हम क्या फिल करेंगे? इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी। नंबर 4 देख लेते हैं, फर्स्ट सक्सेसफुल पैरालंपिक इवेंट। सबसे पहला सक्सेसफुल पैरालंपिक इवेंट कहाँ, मतलब क्या था? पैरालंपिक जैसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ओलंपिक गेम्स होते हैं तो वो फिट खिलाड़ियों के होते हैं, पैरालंपिक जो होते हैं वो विकलांग खिलाड़ियों के यानी हैंडीकैप्ड खिलाड़ियों के होते हैं, दिव्यांगों के होते हैं। तो फर्स्ट सक्सेसफुल पैरालंपिक इवेंट तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका रियो में। रियो पैरालंपिक में सबसे पहले जो है कि ये हुआ था और वो शॉर्ट पुट इवेंट में हुआ था। एक प्रकार का खेल होता है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट पुट। नंबर 5 देख लेते हैं, लिस्ट ऑफ फर्स्ट। लिस्ट ऑफ फर्स्ट, अब यहाँ 1 2 दो दिया हुआ है तो सबसे पहले हम फिल करेंगे फर्स्ट इंडिया पैरा एथलीट टू विन एशियन गेम्स। दीपा मलिक जो थी ये कौन सी थी? तो ये पहली ऐसी पैरा एथलीट थी इंडिया की जिन्होंने एशियन गेम्स में क्या जीता था? एक पदक जीता था, एक इन्होंने मेडल जीता था। सेकेंड, ये क्यों फेमस थी? फर्स्ट फीमेल पैरालंपिक्स मेडलिस्ट अक्रॉस एनी स्पोर्ट्स। पैरालंपिक में ये सबसे पहली लेडीज थी, सबसे पहली महिला थी जिन्होंने किसी भी इवेंट में कोई मेडल जीता था। नंबर 6 है अवार्ड्स वोन। उनको कौन कौन से अवार्ड मिले थे? तो सबसे पहले तो उनको मिला था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, फिर उसके बाद से अर्जुन अवार्ड मिला था, फिर उसके बाद से पद्मश्री अवार्ड उनको मिला था। नंबर 7 पर जाते हैं, 2 थिंग्स सपोर्टेड बाय हर। ऐसी कोई 2 चीज़ों के नाम बताए जिन्होंने उनको सपोर्ट किया हो या उन्होंने सपोर्ट किया हो। तो ये हो जाएगा कि उन्होंने मेहनत की, उन्होंने बहाने नहीं बनाए, अपने स्ट्रेंथ पर उन्होंने काम किया और इमोशनल जो है कि वो अपने हेल्थ को लेकर के नहीं हुई। जो भी चैलेंजेस आए उन्होंने क्या कि चैलेंजेस को पूरे किए। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है कि उनको सपोर्ट करने वाले पर्सन भी मिले। उन्होंने जो लोअर सोशल इकोनॉमिक जो पर्सन्स थे उनको उन्होंने क्या किया? सपोर्ट भी किया। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, रीड द 2 सेट्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो, चूज वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स डिस्प्ले फैक्ट, ओपिनियन और कॉज इफेक्ट। यहाँ जो दिया हुआ है ना, तो क्या वो फैक्ट ओपिनियन दिखाते हैं या फिर वो कॉज इफेक्ट दिखाते हैं? तो फर्स्ट और सेंटेंस, दोनों सेंटेंसेस आपके दिए हुए यहाँ पे। पहला क्या है, इन द 2016 रियो पैरालंपिक्स गेम्स आई सिक्योर्ड द सिल्वर मेडल इन शॉर्ट पुट इवेंट। दूसरा क्या है, आई फील इट वॉज मोमेंट ऑफ पर्सनल विक्ट्री एंड अ स्टेप फॉरवर्ड इन चेंजिंग परसेप्शंस। तो देखिए इसमें फैक्ट कौन सा है? तो फर्स्ट वाला फैक्ट है और सेकंड वाला क्या है? ओपिनियन है। नंबर 2 है, इसमें भी वही बताना है आपको।
फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या आपका है, आई वॉज डायग्नोज्ड विद ट्यूमर इन माई स्पाइन, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्ट हो जाएगा। और सेकेंड वाला आपका क्या हो जाएगा, ओपिनियन हो जाएगा। आई हैड अ सर्जरी एंड वॉज टोल्ड दैट आई वुड बी बाउंड टू व्हील चेयर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये क्या हो जाएगा आपका, ओपिनियन हो जाएगा। नंबर 3 पे आते हैं, वर्क इन पेयर्स टू आइडेंटिफाई विच ऑफ दिस पेयर्स सेंटेंस शो। आपको पेयर में होना है, पेयर में आपको एक्टिविटी करनी है। फर्स्ट कॉज इफेक्ट है, दूसरा फैक्ट ओपिनियन है। राइट 1 और 2 इन द बॉक्सेस गिवन। बॉक्सेस में आपको वो ना क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो फर्स्ट वाले में बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और जो सेकेंड वाला है उसमें फिल करेंगे 1। अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस में हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये पैसेज को पढ़ना है और पैसेज को पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है। तो आप पैसेज पढ़ लेंगे, मैं इसके आंसर फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहला दिया हुआ गिव अ रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, इसकी रीजन आपको बताने हैं। स्टेटमेंट क्या है, द स्पीकर्स डिसीजन टू ट्रांसफॉर्म हर लाइफ कैन बी लिंक्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू बटरफ्लाई। तो ये क्या चीज है, स्पीकर का जो डिसीजन था अपने लाइफ को चेंज करने का, अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का, वो सबसे परफेक्ट एग्जांपल किसका है, एक कैटरपिलर का। जैसे कि एक कैटरपिलर कई प्रोसेस से गुजरने के बाद क्या बनता है, वो फुल बटरफ्लाई बनता है। तो सही बात है भाई, सबसे पहले उनको जो है कि क्या हुआ, स्पाइन में उनका डायग्नोस हुआ, ट्यूमर हुआ। उसके बाद से फिर उनकी सर्जरी हुई। अनफॉर्चुनेटली उनकी सर्जरी सक्सेसफुल नहीं रही और उनको सीवियर इंजरी हो गई। कमर के नीचे का हिस्सा उनका क्या हो गया, पैरालाइज हो गया। फिर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपने आप को फिर से खड़ा किया और हार उन्होंने नहीं मानी। और फिर जाकर के उन्होंने रियो पैरालंपिक्स 2016 में पार्टिसिपेट किया और कमाल के रिजल्ट उन्होंने दिए। ऐसी पहली महिला बनी अपने कंट्री की जिन्होंने पैरालंपिक में किसी भी इवेंट में कोई भी मेडल जीता हो। सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाई कुड द स्पीकर स्विच टू पैरा एथलेटिक्स क्वाइट कंफर्टेबली। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कह रहे कि स्पीकर जो कि स्विच कर लेते हैं कंफर्टेबली पैरा एथलीट्स के बारे में, क्योंकि वो उनको डायग्नोस हुआ था ट्यूमर, लेकिन वो स्पोर्ट्स से प्रेम करती थी, वो एक स्पोर्ट्स मैन बनना चाहती थी, स्पोर्ट्स वुमन बनना चाहती थी, वो एक एथलीट बनना चाहती थी। तो जितनी भी सर्जरी हुई, जितनी भी चीज़ें हुई, जितनी भी उनके सामने परेशानियां आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। नंबर 3, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। सेंटेंस देख लेते हैं, द स्पीकर्स कॉल 2016 रियो पैरालंपिक गेम्स एज अ ब्रेक थ्रू मोमेंट बिकॉज। जो दीपा मलिक जी हैं वो 2016 के रियो पैरालंपिक गेम्स को अपना सबसे पहला ब्रेक थ्रू मानती हैं, ब्रेक थ्रू मोमेंट मानती हैं, यानी लाइफ चेंजिंग मोमेंट मानती हैं। बिकॉज, ऐसा क्यों, क्योंकि आप इसमें आंसर के रूप में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे क्योंकि उन्होंने शो किया था, उन्होंने वर्ल्ड को शो किया, संसार को शो किया कि कितने भी कठिन चैलेंजेस क्यों ना आ जाएं, अगर आप में डिटर्मिनेशन है, अगर आप रिजिड हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो सक्सेस आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह सकती। नंबर 4 देख लेते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। द फ्रेज इन hindsight indicates the speaker is। अब वो फ्रेज है ना, इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, A B C D। तो विच वन ऑप्शन यू गो, आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, तो आप जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, रिफ्लेक्टिव के साथ। इन हिंड साइट जो फ्रेज है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है रिफ्लेक्टिव, वो रिफ्लेक्शंस के लिए आता है। नंबर 5 है, द स्पीकर यूजेस द फ्रेजेस चेंजिंग परसेप्शंस, लिस्ट 1 लाइकली परसेप्शन द स्पीकर माइट हैव चेंज। कह रहे कि स्पीकर यूज कर दिए हैं चेंजिंग परसेप्शंस, तो कोई एक ऐसा परसेप्शन बताइए जो उन्होंने चेंज किया हो। तो सबसे पहले उन्होंने परसेप्शन क्या चेंज किया कि जो पैरालंपिक्स होते हैं उनमें जो ये दिव्यांग लोग भाग लेते हैं वो किसी प्रकार का मेडल जीत नहीं सकते, और डिसेबल लोग सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते, बहुत अपने जीवन में, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ऊंचा वो सक्सेस नहीं ले सकते। इन्होंने इस परसेप्शन को क्या कर दिया, झूठा साबित कर दिया। सेकेंड पैसेज आपके सामने है, इस पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द वर्ड टू डिस्क्राइब द टोन ऑफ स्पीकर। यानी इस पैसेज में जो स्पीकर का टोन है
जो स्पीकर के कहने का जो अंदाज है वो कैसा है। फर्स्ट A B C D E, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं ना, और ऑप्शन आपके किस में है, ऑप्शन आपके पेयर्स में है, यानी एक से ज़्यादा ऑप्शन इसमें क्या है आपके सही हो सकते हैं। तो इसमें आप जो है कि आंसर लगाएंगे किस पे, ए ऑप्शन पे, A and D। यानी टोन इसका जो क्या है, अप्रिशिएटिव है, यानी प्रशंसात्मक है, वो प्रशंसा करता है राइटर इसमें, और ऑप्टिमिस्टिक है, यानी कि होपफुल है, पॉजिटिव है ये। नंबर 2 देख लेते हैं भाई। कंप्लीट द एनालॉजी गिवन बिलो विद अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। अब यहाँ पे आपको एनालॉजी पूरी करनी है भाई। अब एनालॉजी क्या होती है, एनालॉजी होती है कि फर्स्ट वर्ड का जो कनेक्शन सेकंड वर्ड से है, वही कनेक्शन थर्ड वर्ड का किससे होना चाहिए, लास्ट वाले से होना चाहिए। तो एबिलिटी और पोटेंशियल, तो प्री कंसीव्ड नोशंस, तो एबिलिटी का जो आपका संबंध किससे है, पोटेंशियल से है। तो प्री कंसीव्ड नोशंस का किससे हो जाएगा, स्टीरियोटाइप से, ठीक है, ट्रेडिशनल से। स्टीरियोटाइप मतलब ट्रेडिशनल भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपको सेंटेंस को ट्रू और फॉल्स बताना है। सेंटेंस तो पहले पढ़ लें। पैरालंपिक्स इज अ प्लेटफॉर्म दैट नॉट ओनली शोकेस द रिमार्केबल एबिलिटीज ऑफ पैरा एथलीट्स बट ऑल्सो क्वेश्चंस स्टीरियोटाइप्स। तो ये तो ट्रू है, क्योंकि पैरालंपिक जो होता है वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिसेबल लोग अपने टैलेंट को तो दिखाते ही हैं, लेकिन साथ साथ में जो स्टीरियोटाइपनेस है उसको भी वो क्या करते हैं, तोड़ते हैं। नंबर 4 है व्हाट डज हेल्प मी पुश बाउंड्रीज, टेल अस अबाउट द स्पीकर। अब हेल्प मी पुश बाउंड्रीज, ये जो आपका फ्रेज है वो हमें स्पीकर के बारे में क्या बताता है, तो ये हमें स्पीकर के बारे में उसके टैलेंट को बताता है, उसके सहन शक्ति को बताता है, उसकी फाइटिंग स्पिरिट को बताता है, लड़ने की जो क्षमता उसके पास थी, नेवर एवर गिव अप वाला जो उसका प्रिंसिपल था, सिद्धांत था, उसके बारे में बताता है। नंबर 5 विच फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट दैट द स्पीकर वॉज एबल टू ट्रांसफॉर्म हर लाइफ। तो कौन सा फ्रेज है भाई, वो फ्रेज आपका है गिवन मी अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, गिवन मी अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। अब आंसर द क्वेश्चन फॉलोज, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे केवल मैं आपको एक्सरसाइज करा रहा हूँ। अब आइए नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं, वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट। वो कैप की एक्सरसाइज ज़रूर कराने चाहिए, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स का क्या बढ़ता है, वो कैप पावर बढ़ता है, नए नए वर्ड्स उनको देखने को मिलते हैं। अब इसमें कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, तो आपको क्या करना है, कॉलम 1 के फ्रेजेस को कॉलम 2 के मीनिंग से आपको मैच करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉलम 1 में लिखा क्या है भाई। तो कॉलम 1 में आपका है डिफाई द ऑड्स। तो डिफाई द ऑड्स का मीनिंग क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है थर्ड वाला, सक्सीड इन डूइंग समथिंग व्हेन मोस्ट पीपल थिंक इट वुड रिजल्ट इन फेल्योर। तब अच्छे काम कर जाना, तब सफलता प्राप्त कर लेना जब बाकी लोग आप पे शक कर रहे हो और बाकी लोग मान के बैठे हो कि आपसे हो ही ना पाएगा। नंबर 2 अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। अब इस फ्रेज का क्या मतलब हुआ, इस फ्रेज का मतलब होता है फिफ्थ वाला, इसका मतलब होगा, फिफ्थ वाला क्या है, एन ओकेजन व्हेन यू बिकम मोर एनर्जेटिक एंड एक्टिव देन अर्लियर। ठीक है, न्यू लीज इन लाइफ का मतलब होता है ऐसा ओकेजन जब आप बहुत मजबूत दिखते हैं, मोर एनर्जेटिक दिखते हैं और भी एक्टिव दिखते हैं। थर्ड है इन हिंड साइट। तो इन हिंड साइट का मतलब क्या होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग आफ्टर इट हैपेंड। कोई चीज होने के बाद उस चीज को समझ में आना, ये होता है इन हिंडसाइट होता है। नंबर 3 ब्रेक थ्रू मोमेंट। ब्रेक थ्रू मोमेंट का मतलब होता है लाइफ चेंजिंग मोमेंट। इसको हम किससे मैच करेंगे, तो फोर्थ वाले को हम मैच करेंगे फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाला क्या है, अ टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट और डिस्कवरी, उससे हम लोग मैच कर लेंगे। अब बचा आपका 5 वाला, फिफ्थ वाला बच गया, टर्न ऑब्स्टिकल्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स। मुसीबतों को क्या करना, अपने वश में कर लेना, यानी कि आपदा में अवसर तलाश लेना। हमारे मोदी जी भी कहते हैं आपदा में अवसर। ठीक है, तो फिफ्थ वाले को हम मैच करेंगे सेकंड वाले से। अब सेकंड वाला क्या है भाई, सेकंड वाला है ओवरकम चैलेंजेस एंड अचीव गोल्स। चैलेंजेस को ओवरकम करना, ना हरा देना, डिफीट कर देना, और अपने गोल को क्या कर लेना, अचीव कर लेना। ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा था, इससे बहुत अच्छे आपको जानने के लिए मिले। और ये जो आपके फ्रेजेस है ना,
इनको आप अपने स्पीकिंग लैंग्वेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं आप, तो ये फ्रेज जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो सामने वाले पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, सामने वाला समझेगा कि यह बहुत जानकार आदमी है। टू वाला देख लेते हैं। कॉमन वर्ड यूज इन इन स्प्रिंटिंग which relates to movement. Read the words related to movement given in the box below. अब कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो एथलेटिक्स में काम आते हैं। क्रॉल है, सॉन्टर है, रन है, एम्बल है, ड्रॉट है, प्लॉड है, वॉक है, स्प्रिंट है, क्रीप है, जॉग है, स्ट्रॉल है। अब आपको करना क्या है भाई? अच्छा, आपको इसको अरेंज करना है, ठीक ना? आइए कर लेते हैं भाई। सबसे पहले क्रॉल है, क्रॉल मतलब रेंग के चलना, फिर क्रीप हो जाएगा, फिर प्लॉड हो जाएगा, फिर एम्बल हो जाएगा, फिर स्ट्रॉल हो जाएगा, फिर सॉन्टर, आफ्टर दैट वॉक, फिर उसके बाद जॉग, फिर रन, फिर डार्ट और फिर स्प्रिंट। फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्रॉल, क्रीप, प्लॉड, एम्बल, स्ट्रॉल, सॉन्टर, वॉक, जॉग, रन, डार्ट एंड स्प्रिंट। ये हो गया। अब आइए देखते हैं। मैच द हाईलाइटेड वर्ब्स इन कॉलम 1 विद देयर फंक्शंस इन कॉलम 2। अब जो हाईलाइटेड वर्ड है ना, ये कॉलम 1 में जो हाईलाइटेड वर्ब्स हैं, इनको कॉलम 2 के मीनिंग से मैच करना है। आइए मैच कर लेते हैं। आई कुड हियर द ऑडियंस क्लैपिंग, ठीक ना? अब इसमें कुड है आपका, तो अभी यहाँ कुड क्या शो कर रहा है यहाँ पे? आई कुड हियर द ऑडियंस क्लैपिंग, कुड क्या है आपका? एक मॉडल वर्ब्स है। तो कुड किस फॉर्म में यूज होता है, किस आपके रेफरेंस में यूज होता है? तो ये हो जाएगा आपका फिफ्थ वाले में होगा, पास्ट एबिलिटीज में होगा। नंबर 2, इट कुडंट बी हेल्प्ड, तो 2 वाला किस रेफरेंस में यूज हुआ है? इम्पॉसिबिलिटीज में। इट कुडंट बी हेल्प्ड, तो इसका किस से मैच करेंगे हम? 6 वाले से, इम्पॉसिबिलिटी से, यानी यहाँ जो काम है वो पॉसिबल नहीं है। नंबर 3, आई शुड गिव इट माई बेस्ट शॉट, आई शुड गिव इट माई बेस्ट शॉट। अब इसमें शुड किस रेफरेंस में यूज हुआ है भाई? तो शुड यूज हुआ है आपका ऑब्लिगेशंस में। शुड क्या बताता है? ऑब्लिगेशन बताता है, मॉरल ड्यूटी बताता है, कर्तव्य बताता है। नंबर 4, इफ आई न्यू इफ आई ट्राइड आई वुड विन। अब ये क्या बता रहा है आपको भाई? ये बता रहा है आपका, ये आपका बता रहा है फोर्थ वाला, पॉसिबिलिटीज बता रहा है। वुड क्या बताता है? पॉसिबिलिटीज बताता है। वुड आपका पोलाइट रिक्वेस्ट के में भी काम आता है। वुड आपका फ्यूचर पॉसिबिलिटीज दिखाने के भी काम आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ वाले को मैच कर लेंगे पॉसिबिलिटीज के साथ। एक जो आपकी इसमें आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ था, हमने इसको यूज कर लिया। अब देख लीजिए, अब आपका है यहाँ पे फोर्थ वाला, रीड द टेबल विच शोज अदर फंक्शंस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। अब यहाँ पे जो मॉडल ऑक्सिलरीज दिए हुए हैं ना, तो वन मॉडल ऑक्सिलरीज के एक ही फंक्शन नहीं होते हैं, ठीक है? क्योंकि वो क्या करते हैं? वो स्पीकर का एटीट्यूड दिखाते हैं और मॉडलिटी दिखाते हैं मेन वर्ब का। मेन वर्ब की मॉडलिटी और मूड बताते हैं और स्पीकर का एटीट्यूड बताते हैं। तो कुड को हम अलग अलग फंक्शंस में यूज कर सकते हैं। तो हम कुड को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं भाई? अगर आपने मॉडल पढ़ा होगा ना, तो आप बता देंगे। तो कुड को हम पॉसिबिलिटीज में यूज कर सकते हैं, अनरिलेबिलिटी में यूज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और सजेशन में यूज करते हैं। कुडंट क्या हो जाता है? इनएबिलिटी हो जाता है, इम्पॉसिबिलिटी हो जाता है। शुड में कहाँ यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी में और एडवाइस में यूज करते हैं। और शुड आपका मॉरल ड्यूटीज बताने के लिए भी होता है। वुड आपका रिक्वेस्ट में यूज करते हैं, तो वहाँ कौन सा रिक्वेस्ट होना चाहिए? पोलाइट रिक्वेस्ट होना चाहिए, हम्बल रिक्वेस्ट होना चाहिए। और पास्ट हैबिट बताने के लिए हम करते हैं। जैसे कहना है कि मैं जब छोटा था तो स्कूल से बस स्कूल जो है कि बस में जाया करता था, तो हम क्या लिख सकते हैं? व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड गो स्कूल इन द बस या इन ए बस, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब फिफ्थ वाला क्या क्या? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इंटरव्यूअर है और डॉक्टर दीपा मलिक है, इनके बीच में क्या है? आपका डायलॉग है। इसमें करना क्या आपको ना कि कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें आपका एक है, इसमें 2 है, फिर इसमें तीसरा वाला है। तो जो हम रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो हम चेंजेस क्या क्या करते हैं शुद्ध रूप से, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में। तो ये पहला वाला आपके लिए कर दिया गया है। सेकंड वाला है यहाँ पे आपके लिए ब्लैंक छोड़ा गया है। अब देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है डॉक्टर मलिक क्या कह रही हैं? आई लव स्पोर्ट्स एंड हैड बीन स्विमर टू एंड सो आई डिसाइडेड टू स्विच टू पैरा एथलेटिक्स। अब फिर ये सेकंड वाला आपने सेंटेंस देख लिया। अब मैं आपको आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ। देखिए, चेंजेस किए हुए हैं, तो से किस में बदला है? सेट किस में? से किस में बदला है? सेट में बदला है। उसके बाद से सेकंड चेंज किया है,
अब इधर जो है कि थर्ड कॉलम में ये जहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है ना, ये जो आपका जो 1 लिखा हुआ है, इसमें आपको फिल करना है। इसमें आपने फिल क्या करना है, फर्स्ट में आपका आएगा सेट, सेकेंड में दैट आपका जो है कि इसमें एक्स्ट्रा डाला गया है कंजंक्शन के रूप में, थर्ड क्या है आई का शी हुआ है, फोर्थ क्या है आपका लव का लव्ड हो गया है, फिफ्थ आपका फिर आई का शी हो गया है, और सिक्स वाला क्या हुआ है आपका डिसाइडेड हो गया है। डिसाइडेड क्या चेंज हो गया है, हैड डिसाइडेड हो गया आपका, हैड डिसाइडेड हो गया। फिर यहाँ भी देख लेते हैं हम, यहाँ फर्स्ट वाले में क्या चेंज हुआ है आपका, सेड ऐड किया गया है, और दैट आपका जो है कि इसमें लिंकिंग वर्ड ग्रुप में डाला गया है, लिंकिंग वर्ड ग्रुप में डाला गया है। और फिर आपका यहाँ पे योर किस में चेंज हुआ है, हर में चेंज हुआ है, और इस किस में चेंज हुआ है, वॉज में चेंज हुआ है। फिर नीचे 2 बच गए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आई बिलीव यूथ इन द वॉइस ऑफ टुमारो, डॉक्टर मलिक सेज दैट शी बिलीव्स यूथ इज द वॉइस ऑफ टुमारो। अब इसमें क्या है कि इसमें जो आपका डायरेक्ट सेंटेंस है ना, वो आपके सिंपल प्रेजेंट में है इसकी वर्ब। तो जब इसकी वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब आपके सिंपल प्रेजेंट में होती है ना, तो कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं। तो इसमें यहाँ पे सेज आया हुआ है, सेज ऐड किया गया है, और दैट यहाँ डाला गया है, बस इसके बाद से और कुछ खास इसमें ऐड नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको लगभग एक्सरसाइजेस करा दिए हैं। मिलते हैं हम लोग आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।